नमस्कार, दिस इज रवीना, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की। तो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में ऑल्टरनेटर का तीनों फेज कैसे दिखेगा वो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये ऑल्टरनेटर का तीन फेज का इंपीडेंस है, वोल्टेज डायग्राम है। फेज ए, फेज बी एंड दिस इज फेज सी का वोल्टेज है। ये फेज सी का, फेज बी का इंपीडेंस है। ये जेड ए, जेड बी एंड दिस इज जेड सी। ये तीनों फेजेस हैं, फेज ए, फेज बी एंड दिस इज फेज सी। अब ये ऑल्टरनेटर पे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, मतलब कोई सा दो फेज आपस में शॉर्ट हुआ है और प्लस ग्राउंड भी हुआ है। तो इस केस में फेज बी को हमने माना बी और सी आपस में शॉर्ट हुआ है और ग्राउंड भी हुआ है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो फॉल्ट करंट होगा IF वो कितना होगा, ये होगा IB प्लस IC होगा। हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था, डबल लाइन फॉल्ट में क्या देखा था कि फॉल्ट करंट था IB इज इक्वल टू माइनस IC था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में फॉल्ट करंट है दोनों करंट का, जो दो फेज शॉर्ट हो रहा है उसका सम है, और साथ का साथ ये जो रिमेनिंग फेज है जिसमें फॉल्ट नहीं हुआ है उसका करंट होगा जीरो। जो भी जनरेटेड करंट है ऑल्टरनेटर का वो फॉल्ट में जाएगा। और दोनों फेज बी और फेज सी शॉर्ट है, इसका मतलब कि बी फेज का वोल्टेज और सी फेज का वोल्टेज बराबर है। तो इसका मतलब कि इस फॉल्ट कंडीशन में जब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो वो कंडीशन क्या होगा, वो कंडीशन होगा बी और सी का वोल्टेज होगा जीरो। बी और सी का वोल्टेज बराबर भी होगा और जीरो भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में भी शॉर्टेड है और ग्राउंड से भी कनेक्टेड है। तो फॉल्ट का कंडीशन जो डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का एक कंडीशन तो ये हो गया, और दूसरा कंडीशन हो गया IA इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें फॉल्ट करंट निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, सबसे सिंपल, IA इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कि इसका जो सीक्वेंस कंपोनेंट है IA1, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, इसका सम है जीरो। ये टोटल जोड़ के होता है IA, और IA तो जीरो है, मतलब कि एक इक्वेशन हमें ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन हम यहां से डिराइव करेंगे। दूसरा इक्वेशन हमें पता है कि जो सीक्वेंस वोल्टेज होता है वो 1/3 होता है। इस तरह से हम लिखेंगे, A इनवर्स होता है, जहां पे A क्या है, सीक्वेंस ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, और ये B है फेज वोल्टेज। इसका सीधा मतलब हुआ कि VA1, VA2, VA0 पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज एंड जीरो सीक्वेंस वोल्टेज का मैट्रिक्स कितना होगा। ये A का इन्वर्स करेंगे तो 1/3। हमने पहले वाले वीडियो में A का इन्वर्स करके बताया है, उसको जरूर देखिए। तो ये होगा 1, 1 एंड 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा, अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा। ये हमने डिटेल में बताया है, तो इसको जरूर देखिए आप। और यहां पे होगा हमारा फेज वोल्टेज VA, VB एंड VC। लेकिन इस केस में डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या हो गया, VA तो है लेकिन VB और VC क्या है, जीरो है। VB एंड VC क्या है, जीरो है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि VA1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/3। यहां से VA मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी 0 0, तो VA1 इज इक्वल टू VA/3।
सेम वे VA2 नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज कितना हो जाएगा 1/3 VA और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज हो जाएगा VA/3। इसका ये मतलब हो गया कि पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज बराबर होता है किस फॉल्ट में, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, और वो कितना होता है VA/3 होता है। तो हमारे पास जो दो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2, इसको हम इलेबोरेट करेंगे बोर्ड को डिलीट करके। तो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज इक्वल टू नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज इक्वल टू जीरो सीक्वेंस वोल्टेज VA/3। और दूसरा इक्वेशन था IA1 पॉजिटिव सीक्वेंस करंट नेगेटिव सीक्वेंस करंट प्लस जीरो सीक्वेंस करंट इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों का हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। VA1 क्या होता है, VA1 होता है पॉजिटिव सीक्वेंस का सिंगल फेज मॉडल, ये होता है VA1। अच्छा, इसको हम रेफरेंस बस लेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। रेफरेंस बस ऊपर लेंगे तब ये पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया VA1। अब हम बात कर लेते हैं VA2 की, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज का बात कर लेते हैं, माइनस प्लस, ये हो गया VA2। यहां पे करंट है ये IA1, ये है Z1, ये Z2 और ये करंट IA2। जीरो सीक्वेंस मॉडल सिंगल फेज की हम बात करें, ये रेफरेंस बस, तो ये वोल्टेज है VA0 और यहां पे करंट है ये IA0 और ये है Z0। Z0 हम जानते हैं ZG0 प्लस 3ZN होता है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस एंड जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस, तो इससे हम पता कर सकते हैं अब कि VA2 यहां पर होगा, ये तो वोल्टेज माइनस है तो माइनस IA2 Z2 और VA0 होगा माइनस IA0 Z0। अब VA2 बराबर है VA के, इसका मतलब कि IA2 कितना हो गया माइनस VA1/Z2। सेम वे ये जो VA0 है वो इक्वल टू है VA1 के, तो सबको हम VA1 में कन्वर्ट कर देते हैं। IA0 कितना हो गया माइनस VA0 लिखते, लेकिन वही है VA के बराबर, VA1 के बराबर, तो VA1 लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया Z0। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, मतलब कि IA0 प्लस IA2 कितना होगा, ये सिंपली माइनस VA1/Z0 माइनस VA/Z2। तो माइनस VA1 को कॉमन लेंगे, 1/Z0 प्लस 1/Z2। क्लियर? ये कितना होगा? अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है कि IA2 प्लस IA0 कितना होता है माइनस IA1। तो इसका मतलब ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से ये हो गया माइनस IA1। क्लियर? तो IA1 कितना हो गया, IA1 हो गया क्लियर? अब VA1 कितना होता है, यहां से VA1 लिख लेते हैं, VA1 इज इक्वल टू EA माइनस IA1Z1। तो
यहां पे लिख देते हैं EA1 माइनस IA1 Z। इसको सॉल्व करेंगे, या IA1 हो गया, IA1 लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, एक साइड में लेके आएंगे तो IA1 हमारा निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह का, EA अपॉन this is basically EA1, तो ये आ जाएगा, इसको EA ही रहने दीजिए, ये आ जाएगा कितना, EA अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस Z0। इसका मतलब ये हो गया EA बाई Z2 और Z0 का, ये Z2 और Z0 पैरेलल लिखें या ये लिखें, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, EA1 हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि A तो ऑलरेडी है, यदि A नहीं होता तो E1 लिखते हैं, दो तरह का नोटेशन है, प्लस Z0 Z2 अपॉन Z0 प्लस Z। तो इस तरह से हमें IA1 निकल के आता है, ये फॉल्ट करंट नहीं है। और एक चीज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट, कि जो तीनों वोल्टेजेस हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज और जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, ये बराबर है। इसका क्या मतलब है, मतलब कि इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज तीनों बराबर है, मतलब तीनों सीक्वेंस इंपीडेंसेस आपस में पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट सीक्वेंस डायग्राम, सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम। इसका क्या होगा इक्विवेलेंट सीक्वेंस कंपोनेंट डायग्राम, पॉजिटिव सीक्वेंस का ये वोल्टेज है, ये पैरेलल है नेगेटिव सीक्वेंस के वोल्टेज के, तो ये है नेगेटिव सीक्वेंस का वोल्टेज, इसको हमने लिखा है Z1, इसको Z2, इसके अक्रॉस जो पॉजिटिव सीक्वेंस के अक्रॉस वोल्टेज है वो VA1 है, वही वोल्टेज नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस के बीच है, और वही वोल्टेज जीरो सीक्वेंस, ये Z0 है, कितना होता है ये ZZ0 प्लस 3Zn होता है। और यहां पे ये वोल्टेज कितना है, VA0 है। तो सीक्वेंस डायग्राम में हमने ये Zn वाला कंपोनेंट ड्रॉ करना भूल गया, तो आप देख लेना। अब इसमें जो करंट है ये IA1, IA2 और ये करंट है IA0, तो तीनों का सम हो जाएगा IA1 प्लस IA2 प्लस, मतलब दोनों इक्वेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही होगा सीक्वेंस इक्विवेलेंट सीक्वेंस कंपोनेंट डायग्राम डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का ये होगा। और हमने IA1 कैलकुलेट कर लिया है, कितना है ये EA अपॉन Z1 प्लस Z2 Z0 अपॉन Z2 प्लस Z0। लेकिन ये तो फॉल्ट करंट नहीं है, हमें भी फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना है। तो फॉल्ट करंट कितना होता है, IF इज इक्वल टू IB प्लस IC। IB कितना है, IB1 प्लस IB2 प्लस IB0। IB0 को हम लिख रहे हैं सीधा सीधा IA0, क्योंकि IB0 IC0 और IA0 बराबर होता है।
आईसी को क्या कर 3 कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, IC1 पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट IC0। यहां पे हम सीधा सीधा IA0 लिख रहे हैं। IB1 कितना होता है, अल्फा स्क्वायर IA1 होता है। IB2 क्या होता है, अल्फा IA2 होता है। IC1 कितना होता है, अल्फा IA1 होता है और IC2 क्या होता है, अल्फा स्क्वायर IA2। IA0 2 IA0। ये बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। तो यहाँ पे IA1 हम कॉमन लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा IA1 आ जाएगा। अब IA2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस IA2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अगेन आ जाएगा और प्लस IA0। अब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये हमारा 1 है और ये है अल्फा, दिस इज 120 डिग्री एंगल और ये है 240 डिग्री एंगल। टोटल यहां से लेके यहां तक 240 है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना होगा, मतलब ये वाला फेजर और ये वाला फेजर दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे, ये सब मैं डिलीट कर देता हूं एंगल। ये है अल्फा स्क्वायर। अब ये दोनों को हमें जोड़ना है तो ये एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच ये टोटल एंगल है 120 और ये 180, मतलब कि ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ये भी है माइनस डायरेक्शन में, ये 120 है और ये 180 है, 180 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अल्फा, अल्फा को लिखना है हमें तो अल्फा इज इक्वल टू होगा 120 डिग्री, अल्फा स्क्वायर क्या होगा 240 डिग्री। क्लियर। तो मैग्नीट्यूड तो इसका 1 ही है, इसका भी 1 है, एंगल खाली अलग अलग है। तो इसको हम कॉस के रूप में लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा को लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1, माइनस डायरेक्शन में है तो माइनस लिख दिया हम, माइनस कॉस 60 डिग्री। अल्फा स्क्वायर का नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये भी होगा -1 cos 60 डिग्री। तो -1 cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया -½ और -½ मतलब ये टोटल कितना हो गया -1। और इसका जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। तो हम y डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, -x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना आएगा -1 आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, इसको फिर से डिलीट करता हूं। और यहां से लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा IA1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा IA2 प्लस, वहां तो है नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा IA0 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा IA0 हो गया बराबर, दोनों टर्म कैंसिल हो गया और प्लस IA0 यहाँ पे 2 बार है तो 2IA0 लिख दिया, तो यहाँ पे भी 2IA0 आ गया। अब ये कितना होता है, ये होता है -1 और ये भी -1। उससे पहले ये जो तीनों टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कॉमन करें
तो यहाँ पे बच जाएगा IA1 प्लस IA2 प्लस IA0। ये जोड़ के क्या होता है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो IA हो जाएगा जो कि 0 है, मतलब ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और बचेगा क्या माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा IA0 प्लस 2IA0। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कितना निकाला था हमने, ये हमने निकाला था -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये अंदर का -1 है तो ये +1 हो जाएगा, मतलब ये IA0 प्लस 2IA0 कितना हो गया 3IA0। इसका मतलब हमारा जो फॉल्ट करंट था IB प्लस IC ये कितना हो गया 3IA0। तो इतना ये लंबा देखने में है, अदरवाइज ये बहुत सिंपल है, कोई बड़ा चीज नहीं है। इससे पहले वाले एग्जांपल में डबल एल फॉल्ट में मैंने बात किया था, सेम अल्फा आया था, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा आया था, तो उसको भी मैंने -√3 से -√3j से किया था। तो ये अल्फा के बेस पे अलजेब्रा जो है वो आपको आना चाहिए। तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या निकल के आ गया, IA1 इज दिस। इसका इक्विवेलेंट सर्किट इंपॉर्टेंट है, जो तीनों फेज सीक्वेंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं और तीनों का सम, तीनों के करंट का सम IA1 प्लस IA2 प्लस IA0 0 होता है। दो रिजल्ट, तीसरा जो फॉल्ट करंट का रिजल्ट 3IA0 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।